अगर मैं आपको लोहे की एक बहुत बड़ी अलमारी के अंदर बंद कर दूं और एक छोटा सा छेद थोड़ा सा सांस लेने के लिए छोड़ दूं और ये कहूं कि आपको अपनी पूरी उम्र इसी अलमारी में बितानी होगी, तो आपको कैसा महसूस होगा? दोस्तों, आइए मैं आज आपको ऐसे ही एक देश में लेकर चलता हूं। नॉर्थ कोरिया में माहौल एक बर्फीले सिहरन भरे डर से घिरा हुआ है। यहाँ हर चीज पर जैसे किसी अज्ञात शक्ति का काला साया छाया हुआ है और यह साया इतना घना है कि लोग अपनी ही परछाई से भी डरते हैं। हर व्यक्ति की जिंदगी सरकार की कठोर निगरानी में बंधी हुई है, मानो वे किसी अदृश्य जंजीरों में जकड़े हुए हों। यहाँ कोई अपनी सोच तक खुलकर नहीं कर सकता, क्योंकि हर विचार, हर भावना, हर शब्द पर कड़ी नजर रखी जाती है, मानो दीवारों के भीतर भी आंखें और कान हों। सड़कों पर सख्त सैनिकों का पहरा, हर कोने में लगे निगरानी कैमरे और लोगों के चेहरों पर गहरी खामोशी। यह खामोशी केवल खामोशी नहीं, बल्कि एक डरावनी चुप्पी है जो एक अनदेखे खतरे का संकेत देती है। वहाँ हवा में भी एक अजीब सा भारीपन है, मानो हर सांस में भी डर घुला हो। जैसे हर पल लोग यह सोचते हैं कि किसी भी समय उन पर आरोप लगाया जा सकता है, किसी भी क्षण वे गायब हो सकते हैं और इस भयावहता में उनका कोई साथी या मददगार नहीं होगा। हर घर के अंदर एक अदृश्य डर का बसेरा है। लोग अपने ही घरों में अपनी आवाज़ दबाकर बात करते हैं। बच्चों को चुप रहने की सीख दी जाती है और हर वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे कोई परछाई उनके पीछे खड़ी हो, हर हरकत पर नज़र रख रही हो। चारों तरफ एक ठंडक भरी घुटन फैली है जो किसी के भी दिल को कंपा सकती है। यहाँ की जिंदगी एक जीते जागते बुरे सपने की तरह है, जहाँ हर दिन बस एक अनजानी सजा का डर लिए बिताना पड़ता है। बहुत लोगों ने इस काले अंधकार से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश उनकी आखिरी साबित हुई। उत्तर कोरिया से भागना जैसे मौत को दावत देना है। कई लोग जो हिम्मत करके सीमाओं की ओर बढ़े, उन्हें सैनिकों ने बेरहमी से गोली मार दी। किसी ने सर्दियों की कड़ाके की ठंड में नदी पार करने की कोशिश की, तो किसी ने पहाड़ों के बीच से होकर भागने की राह चुनी, पर हर रास्ता उन्हें कहीं ना कहीं मौत के मुंह तक ही ले गया। सरकार के क्रूर नियम इतने सख्त हैं कि अगर कोई पकड़ा गया तो सज़ा सिर्फ उसी को नहीं बल्कि उसके परिवार को भी भुगतनी पड़ती है। वे लोग जो अपनी जान हथेली पर रखकर आज़ादी की ओर भागना चाहते हैं, उनकी लाशें अक्सर सीमा के पास ही रह जाती हैं, जैसे एक खौफनाक चेतावनी बाकी लोगों के लिए। लोगों के मन में यह डर घर कर गया है कि भले ही उनके पास जीवन की हर ज़रूरत की कमी हो, लेकिन भागने का मतलब है पूरे परिवार के लिए एक बर्बर अंत। फिर भी कुछ लोग हर कीमत पर इस बंदिशों भरी जिंदगी से बाहर निकलने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि इस घुटन भरी जिंदगी में जीने से कहीं बेहतर है एक आखिरी कोशिश करना, चाहे वो फिर उनकी आखिरी ही साबित क्यों ना हो। शिन डोंग ह्यूक इस व्यक्ति का जन्म उत्तर कोरिया के कुख्यात कैंप 14 में हुआ था। उत्तर कोरिया के कैंप 14, जिसे केंद्रीय सुधारात्मक श्रमिक कैंप भी कहा जाता था, के अत्याचारों और यातनाओं की कहानियां बहुत ही भयानक हैं। कैंप में यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। इसमें शारीरिक यातना जैसे कि लाठियों से पीटना, इलेक्ट्रिक शॉक देना शामिल है। यह यातना एक उदाहरण स्थापित करने के लिए दी जाती है। कैंप के कैदियों को बहुत ही कम और बासी खाना दिया जाता है। कई बार
उन्हें केवल सूखा चावल या सड़े हुए आलू दिए जाते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। भूख के कारण कई व्यक्ति मर भी जाते हैं। कैंप में कैदियों को दिन रात कठोर श्रमिक कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें इस दौरान पर्याप्त विश्राम का समय नहीं मिलता और थकावट के कारण कई कैदी मर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। कैंप में कैदियों को लगातार मानसिक दबाव में रखा जाता है। उन्हें यह बताया जाता है कि उनका परिवार भी इस कैंप में है और यदि वे कोई गलत काम करते हैं तो उनके परिवार को भी मार दिया जाएगा। अगर किसी कैदी ने किसी गंभीर अपराध का आरोप लगाया है तो उसे बिना किसी सुनवाई के गोली मार दी जाती है। कैंप के सुरक्षाकर्मी हमेशा बंदूक के लिए रहते हैं और कैदियों को उनके सामने खड़े रहने पर मजबूर किया जाता है। किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि पर तुरंत गोली मार दी जाती है, जिससे कैदियों में डर और असुरक्षा का माहौल बना रहता है। यह कोई आम जेल नहीं बल्कि एक गुलाग जैसा अत्याचारपूर्ण श्रम शिविर था, जहां कैदी मानवीय अधिकारों से पूरी तरह वंचित रहते हैं। इस कैंप में पैदा होने वाले लोगों की जिंदगी वहीं शुरू होती है और अधिकांश वहीं खत्म हो जाती है। शिन के लिए बचपन का अर्थ था लगातार भूख, डर और सजा। उसे अपने माता पिता या परिवार की कोई समझ नहीं थी, क्योंकि कैंप 14 में प्यार और अपनापन जैसे शब्द मायने ही नहीं रखते थे। कैदियों को हमेशा बताया जाता था कि उनका अपराध उनके खून में है और वे जीवन भर इस जुर्म की सजा भुगतने के लिए ही पैदा हुए हैं। शिन ने अपने बचपन से ही कठोर अनुशासन और निर्दयता का सामना किया। उसे खाने के लिए केवल बचे हुए टुकड़े दिए जाते थे और छोटी सी गलती पर बेरहम सजा मिलती थी। एक बार की बात है, जब शिन मात्र 12 वर्ष का ही था, तब एक बार उससे सिलाई मशीन नीचे गिर गई, जिसके कारण जो कैंप 14 का सुपरवाइजर था, उसने उसके राइट हैंड की एक उंगली को काट डाला। ऐसे ही एक छोटी बच्ची जो मक्की के खेत से जंगली घास उखाड़ रही थी, उसने 4 दाने मक्की के खा लिए। जब सुपरवाइजर को पता चला तो उस छोटी बच्ची को जान से मार दिया गया। शिन ने कभी भी कैंप से बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसके लिए यही कैंप पूरी दुनिया था और यही उसकी जिंदगी की सीमा थी। लेकिन एक दिन उसने एक नए कैदी से अमेरिका के बारे में सुना, एक ऐसी जगह जहां लोग आज़ादी से रहते हैं, पेट भर खाना खाते हैं और बिना डर के सोते हैं। इन कहानियों ने शिन के मन में एक छोटी सी चिंगारी जलाई। काश वह भी इस कैंप से भाग सकता, पर भागने की सोच भी वहां के लोगों के लिए एक बुरा सपना थी। कैंप में भागने की कोशिश का मतलब था मौत, यानी उससे भी बुरा, अत्यंत कठोर सजा। लेकिन शिन का इरादा धीरे धीरे पक्का होता गया। 2005 में शिन की मुलाकात एक कैदी से हुई जिसका नाम पार्क था। पार्क ने बाहर की दुनिया की और भी कहानियां सुनाई, जिसने शिन को और प्रेरित किया। पार्क, जो एक पॉलिटिकल कैदी था, उसे इसी जेल में रखा गया था, यानी कैंप 14 में रखा गया था। शिन ने पहली बार पार्क से केक जैसी चीज के बारे में सुना, पिज्जा जैसी चीज के बारे में सुना और अलग अलग तरीके के व्यंजनों के बारे में सुना। शिन ने पार्क के साथ भागने की योजना बनाई। उन्होंने एक ठंडी रात में अपनी योजना को अमल में लाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि तब पहरेदार थोड़े कम सतर्क होंगे। भागने का दिन आ गया और दोनों ने चुपचाप फेंस की तरफ बढ़ना शुरू किया। जब वे फेंस तक पहुंचे तो अचानक ही पार्क इलेक्ट्रिक फेंस की चपेट में आ गया और उसकी तुरंत वहीं पर मौत हो गई। शिन के पास कोई विकल्प नहीं था। वह अपनी जान को जोखिम में डालते हुए फेंस पर चढ़ गया। उसकी टांगें जल गई, लेकिन वो किसी तरह पार निकलने में
सफल हो गया। शिन का संघर्ष केवल फेंस पार करने तक ही सीमित नहीं था। उत्तर कोरिया की सीमा पार करना और फिर चीन के रास्ते दक्षिण कोरिया पहुंचना भी किसी जानलेवा चुनौती से कम नहीं था। वह कई दिनों तक भूखा प्यासा पहाड़ों में छिपा रहा और अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर चीन की ओर बढ़ता रहा। कई बार वह पकड़े जाने के डर से कांपता रहा, लेकिन उसकी आज़ादी की चाहत उसे आगे बढ़ने का हौसला देती रही। कई हफ्तों की कठिनाइयों और मौत से जूझने के बाद शिन आखिरकार चीन पहुंच गया। वहां से कई एनजीओ और मानवाधिकार संगठनों की मदद से वह दक्षिण कोरिया पहुंचने में सफल हुआ। दक्षिण कोरिया में पहुंचकर उसने पहली बार दुनिया को कैंप 14 उत्तर कोरिया की बर्बर सच्चाई के बारे में बताया। शिन डोंग ह्यूक के लिए यह आज़ादी एक नए जीवन की शुरुआत थी, लेकिन कैंप की यातनाओं के जख्म हमेशा उसकी आत्मा में बने रहे। उसने अपनी कहानी एस्केप फ्रॉम कैंप 14 में बयां किया है, जिसने पूरी दुनिया को उत्तर कोरिया के अत्याचारों के बारे में जागरूक किया। आज शिन मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, उत्तर कोरिया के कैदियों की दर्दनाक जिंदगी के बारे में बताते हैं और इस उम्मीद में काम करते हैं कि एक दिन उनके देश के लोगों को भी स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा का अनुभव हो सकेगा। शिन की कहानी सिर्फ भागने की नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत और आत्मा की अदम्य शक्ति की कहानी है।